सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से भूगोल सह आचार्य प्रतिभा शर्मा। भौतिक भूगोल के अंतर्गत इससे पूर्व भी हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में जो विभिन्न संकल्पनाएं थीं उनके संदर्भ में जाना, और आज द्वैतारक जो संकल्पना है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, उसमें हम जेम्स जीन्स और जेफरी महोदय की परिकल्पना के विषय में जानेंगे। किस तरह से उन्होंने पृथ्वी और सौरमंडल के विभिन्न सदस्यों की उत्पत्ति के विषय में अपने विचार रखे। तो शुरू करते हैं। टुडे द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज अबाउट जेम्स जीन्स जेफरी टाइडल हाइपोथेसिस related to the origin of the earth under physical geography. So British scientist James Jeans propounded tidal hypothesis to explain origin of the earth in 1919. तो 1919 में सर्वप्रथम जेम्स जीन्स, जो कि एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी ज्वारीय परिकल्पना के विचार प्रस्तुत किए जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित थे। James Jeans postulated that due to massive gravitational force of intruding star, huge amount of matter was ejected from the sun. जेम्स जीन्स महोदय ने सबसे पहले ये विचार व्यक्त किए कि जो एक आक्रांतक तारा था जो बड़ी तेज़ी से सूर्य के नज़दीक आ रहा था, और उसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से बहुत विशाल मात्रा में सूर्य के पदार्थ का उत्सर्जन हुआ, उससे बाहर की ओर निकला। द रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन एंड द ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट्स अपॉन सैटेलाइट वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम न्यूटन्स लॉ 1687 ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी। जो न्यूटन महोदय के सिद्धांत, उनके द्वारा जो प्रतिपादित नियम 1687 में था कि किस तरह से ब्रह्मांड में जो विभिन्न आकाशीय पिंड हैं वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जुड़े हुए हैं, इसी को दृष्टिगत रखते हुए जेम्स जीन्स और जो जेफरी महोदय हैं, उन्होंने भी अपनी इस संकल्पना में यही बताने का प्रयास किया कि किस तरह से जो सूर्य से निर्मित होने वाले जो ग्रह थे और ग्रहों से उत्पन्न होने वाले जो उपग्रह थे, तो वो भी सभी उनके अनुसार भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हुए बताए गए। British scientist Harold Jeffrey suggested modification in tidal hypothesis in 1929, thus made more relevant and significant in context of increasing knowledge of cosmogonic ideas. तो ये जो ब्रह्मांड संबंधी जो विचार थे, इनमें जो जेम्स जीन्स महोदय ने अपने परिकल्पना में पृथ्वी के उत्पत्ति और सौरमंडल के विभिन्न सदस्यों की उत्पत्ति के विषय में जो समझाया था, उसमें उन्होंने 1929 में संशोधन करके इस संकल्पना को और ज़्यादा प्रभावी और तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया। इट इज़ वन ऑफ द मॉडर्न हाइपोथेसिस। यदि इस संकल्पना को देखा जाए तो ये कुछ आधुनिक संकल्पनाओं के तहत गिनी जा सकती है। फिर इस चित्र में ये स्पष्ट करते हैं, ऊपर सबसे ऊपर बाईं तरफ जो है सूर्य की स्थिति बना रखी है और फिर एक तारा उसके नज़दीक आता जा रहा है। दूसरे चित्र में दाहिने हाथ की ओर ये तारा जैसे जैसे सूर्य के नज़दीक आया तो उसमें एक उभार सा उत्पन्न होने लगा, और ये जो उभार था ये सिगार रूपी फिलामेंट के रूप में था, और निरंतर जो सूर्य के निकट गुजरते हुए तारे के प्रभाव से सर्वप्रथम सिगार रूपी आकृति निकली है, और तारा जैसे जैसे सूर्य से दूर चलता चला गया तो उसके गुरुत्व के प्रभाव से ये सिगार रूपी जो फिलामेंट था वो थोड़ा सा दूर होता चला गया सूर्य से। और नीचे ये दिया हुआ है कि किस तरह से इसी फिलामेंट, इस सिगार रूपी फिलामेंट में ही जो सौर मंडल के विभिन्न सदस्य हैं उनकी उत्पत्ति हुई। समस्त ये पहले भी समझाया जा चुका है कि जितनी संकल्पनाओं के सौर मंडल या पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जितनी भी संकल्पनाओं के विषय में हम जानेंगे, तो उन सभी में 9 ग्रहों का वर्णन हमें मिलता है, जो कि वर्तमान में यम जो है, प्लूटो इज नाउ नॉट काउंटेड एज द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, बट दिस हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड इन एवरी हाइपोथेसिस एंड एवरी थियरी रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम एंड द अर्थ एज वेल।
तो इसमें ये दिया हुआ है बिंदुओं के तहत इस चित्र में दर्शाने, इस स्लाइड में दर्शाने का प्रयास किया है। पहला वाला है बिगर वॉन्डरिंग स्टार अप्रोचेज द सन, कि एक घूमता हुआ तारा एक सूर्य के निकट से गुजरा है। फिर दूसरे में है द स्टार कॉजेज अ बल्ज ऑन द सरफेस ऑफ द सन, और इस तारे के नज़दीक से गुजरने के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से सूर्य में एक उभार उत्पन्न हुआ है। तीसरे में पोर्शन ऑफ द गैशियस मास इज ड्रॉन आउट, और जो सूर्य था ज्वलनशील एक गोले के रूप में था, उसमें से कुछ गैसीय भाग बाहर की ओर निष्कासित हुआ, निकला, सूर्य से बाहर की ओर निकला। द स्टार मूव्स अवे फ्रॉम द सन एंड द ब्रोकन गैशियस मास मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टार। और ये जो फिलामेंट निकला, जो शिकार रूपी तत्व सूर्य से निकला था गुजरते हुए तारे के गुरुत्व के प्रभाव से, वो तारे के साथ साथ सूर्य से थोड़ा दूर होता चला गया। द स्टार हैज़ गॉन फार अवे फ्रॉम द सन, द फिलामेंट ऑफ द गैस स्टार्ट्स मूविंग अराउंड द सन इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द स्टार। और जिस तरह से स्टार, ये जो तारा गुजरा था, उसी की दिशा के अनुरूप ये निकले हुए फिलामेंट का पदार्थ जो था वो सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमण करने लगा। द ब्रोकन पोर्शन कंडेंसेस इनटू प्लैनेट्स, और ये जो टूटा हुआ विखंडित जो तत्व था सूर्य से निकला हुआ, ये इसके प्रतिफल में ये ग्रहों की उत्पत्ति को इस स्लाइड के अंतर्गत दर्शाया गया है। अब बात करते हैं फ्रेमवर्क ऑफ द टाइडल हाइपोथेसिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द वेरियस पॉइंट्स दैट वर सजेस्टेड बाय जेम्स जीन्स एंड हैरोल्ड जेफरे। तो इन बिंदुओं को एक बार अवलोकन करते हैं कि इनकी जो संकल्पना है उसके आधार बिंदु क्या है। व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ देयर हाइपोथेसिस। फर्स्ट, सोलर सिस्टम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द सन एंड द अनदर इंट्रूडिंग स्टार। तो ये सौर मंडल की जो उत्पत्ति उन्होंने बताने का प्रयास किया है, ये सूर्य और एक आक्रांतक तारा जो कि सूर्य के पास से गुजर रहा था, उसके प्रतिफल में बने। इनिशियली सन वॉज इनकैंडेसेंट गैशियस मास ऑफ मैटर। प्रारंभिक रूप में, मूल रूप से सूर्य जो था ये एक बहुत ही ज्वलनशील गैसों का एक स्थिर सा एक पिंड था ब्रह्मांड में। बिसाइड्स द सन वॉज अनदर इंट्रूडिंग स्टार इन यूनिवर्स बिगर देन द सन। और इस सूर्य के अतिरिक्त एक आक्रांतक तारा जो आक्रमण सा करता प्रतीत हो रहा था सूर्य की ओर, तो वो उस जो कि इस सूर्य से आकृति में बड़ा था। फिर प्रिमिटिव सन वॉज स्टेशनरी एंड रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। और जो प्रारंभिक, जो मूल सूर्य की अवस्था थी सौर मंडल की उत्पत्ति से पहले, तो वो अपने ही एक स्थिति बनाए हुए था और अपनी धुरी पर घूम रहा था। इंट्रूडिंग स्टार वॉज मूविंग अलॉन्ग अ पाथ इन सच अ वे दैट इट डेस्टिन्ड टू कम क्लोज टू द प्रिमिटिव सन। और जो आक्रांतक तारा जो सूर्य के पास से गुजर रहा था, तो उसकी स्थिति ऐसी थी कि वो निरंतर सूर्य की ओर अग्रसर हो रहा था। देयर वॉज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ टाइडल फोर्स ऑफ इंट्रूडिंग स्टार ऑन सन सरफेस। और इस तारे के सूर्य के पास गुजरने से सूर्य पर ज्वारीय प्रभाव हुआ। ज्वार नुमा कुछ तत्व जो था वो गुजरते हुए तारे की ओर आकृष्ट हो गया। A giant cigar-shaped tide was formed on outer surface of the sun. और सूर्य की जो बाह्य सतह थी वहाँ पर सिगार नुमा एक फिलामेंट रूपी ज्वार की उत्पत्ति हुई। सिगार शेप्ड मैटर वॉज थिकर एट द सेंटर एंड टेपरिंग एट द एजेस। और ये सिगार का जो तत्व था, सिगार नुमी जो पदार्थ निष्कासित हुआ था सूर्य से, तो उसके आकृति, क्योंकि सिगार के नुमा हम कह रहे हैं, तो बीच में ये सर्वाधिक सघन और मोटी थी, जबकि इसके दोनों सिरे जो थे वो निरंतर नुकीले और संकुचित होते चले गए थे। श्रिंकेज ऑफ द सिगार शेप्ड फिलामेंट लेड टू द ब्रेकेज in it and eventually forming the planets and the satellites. और फिर समय के साथ साथ ये जो सिगार रूपी फिलामेंट जो निकला था सूर्य से,
जैसे ही सूर्य से दूर हुआ तो इसमें संकुचन की अवस्था हुई, और संकुचन होने से ये जो सिगार आकृति थी उसमें कई सारी दरारें उत्पन्न हो गई, उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए, और उन टुकड़ों के प्रतिफल में जो विभिन्न ग्रह और उपग्रह उनकी उत्पत्ति हुई। तो ये सारा था कि उनका फ्रेमवर्क, उनकी हाइपोथेसिस का जेम्स जीन्स और जेफरे के द्वारा प्रस्तावित कि किस तरह से सूर्य और उससे के निकट गुजरते हुए आक्रांतक तारे के गुरुत्व से ज्वार उत्पन्न हुआ, और अंततः ये जो सौर मंडल के विभिन्न ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति हुई। अब merits of the hypothesis. Now let's talk about the plus points of the hypothesis as suggested by James Jean Jeffrey and Harold Jeffrey. जेम्स जीन्स एंड हैरोल्ड जेफरे। तो उनके द्वारा प्रस्तावित इस संकल्पना के सकारात्मक बिंदु या लोगों के द्वारा स्वीकार करने जाए जाने वाले बिंदुओं के विषय में जरा जान लेते हैं बिंदुगत। तो अरेंजमेंट ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में जो आज की स्थिति में ये सारे के सारे ग्रहों की स्थिति को हम जानते हैं, जो उनकी व्यवस्था बनी हुई है सूर्य से बाह्य कोण तक, तो वो व्यवस्था की झलक इनके द्वारा प्रस्तावित इसमें देखने को मिलती है संकल्पना में। अरेंजमेंट ऑफ द सैटेलाइट्स, और सैटेलाइट्स का भी देखा जाए जो उपग्रह हैं उनकी भी व्यवस्था इन्हीं के द्वारा प्रस्तावित संकल्पना में जो जैसा विवरण दिया गया है वैसी झलक के विषय में हमें ज्ञात होता है, वो इस बात का समर्थन करती है ये स्थिति। नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, और ये सैटेलाइट्स की यदि बात करें, अच्छा ये जो अरेंजमेंट्स की जो बात की है अपन ने प्लैनेट्स की, अगर ये देखा जाए जैसा कि इन्होंने बताया था कि सिगार नुमा तत्व की उससे बाहर की ओर, सूर्य से बाहर की ओर निकला था, तो बिल्कुल सिगार के रूप में, जैसे उन्होंने बताया कि मध्य में सबसे ज़्यादा मोटा और किनारों पे छोटा था, और सिकुड़ने के प्रतिफल में उसके कई सारे टुकड़े विखंडित हुए और ग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो इसमें अगर देखा जाए तो मध्यवर्ती भाग में जो कि मोटा उभार वाला है वहाँ पर सर्वाधिक बड़े ग्रहों की उत्पत्ति, और दोनों किनारों पर निरंतर आकृति में छोटे होते हुए ग्रहों की स्थिति की झलक हमें मिलती है। तो ये इसका एक सकारात्मक बिंदु है जो लोगों द्वारा स्वीकार किया गया। नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, और सैटेलाइट्स की भी बात करें तो जितने बड़े जो ग्रह हैं उन्हीं की सैटेलाइट्स की संख्या ज़्यादा है, उनके पास पदार्थ ज़्यादा उपलब्ध था, उसके विखंडन से उनके जो उपग्रह हैं उनकी संख्या अधिक देखने को मिलती है। तो फ्रैगमेंट्स ऑफ लार्जर सैटेलाइट्स गेव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, सम सेम मटीरियल ऑफ ऑल प्लैनेट्स। एक और सकारात्मक पक्ष ये है कि सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं उनका जो जिस तत्व से उनकी रचना हुई है वो सभी समान हैं। तो ये स्पष्ट होता है कि ये एक ही किसी तत्व से इनकी उत्पत्ति हुई है, ये भी एक स्वीकारा जाने वाला बिंदु है। मोशन ऑफ द प्लैनेट्स ऑल रिवॉल्व अराउंड द पेरेंट सन, और ये जो उन्होंने बताया कि इस सूर्य से निष्कासित होने वाले फिलामेंट में से ग्रह बने, और ये ग्रह जो थे ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहे थे। तो ये वर्तमान की स्थिति में भी देखने को मिलता है कि सारे के सारे ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, और उन ग्रहों से निर्मित होने वाले उपग्रह अपने अपने ग्रहों के चक्कर लगा रहे हैं, जिसका विवरण इनके द्वारा जीन्स और जेफरे की जो परिकल्पना में स्पष्ट होता है। चेंज इन द स्टेट ऑफ द अर्थ, ऑल प्लैनेट्स इनिशियली बीइंग गैसियस ड्यू टू रेडिएशन साइमल्टेनियसली टर्न टू लिक्विड एंड फाइनली टू सॉलिड। तो जो उन्होंने जो बताया कि पृथ्वी के तत्व में परिवर्तन, उसके जो स्वरूप में परिवर्तन के पूर्व प्रारंभिक अवस्था में ये गैसीय थी, और निरंतर विकिरण के द्वारा उसमें से ऊष्मा का उत्सर्जन होता गया, और फाइनली वो जो गैसीय पिंड थे वो तरल में बदले और अंततः वो ठोस अवस्था को पहुँचे, जो इनके संकल्पना में ये अभिव्यक्ति है, यह भी मान्य बिंदु है। इंक्लिनेशन ऑफ द प्लैनेट्स टुवर्ड्स द सन, और जैसा उन्होंने बताया कि एक झुकाव सारे के सारे जो ग्रह हैं उनमें पाया जाता है, तो वो झुकाव वर्तमान में भी देखने को मिलता है। यद्यपि आलोचना का ये बिंदु हो जाएगा कि वो झुकाव का जो कोण है वो भिन्न भिन्न है।
अब बात करते हैं इनकी परिकल्पना के नकारात्मक पक्ष, इसमें आलोचना के बिंदु क्या क्या रहे। वो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डीमेरिट्स, दैट इज द क्रिटिसिज्म पॉइंट इन द हाइपोथेसिस सजेस्टेड बाय जीन एंड जेफरे। Least possibility of two stars to come such close according to B11। अब B11 महोदय ने ये उनके द्वारा किए गए अनुसंधान जो थे, रिसर्चेस, दे एक्सप्लेन दैट ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज इन द सोलर सिस्टम आर वेरी फार फार अवे, अ लैक ऑफ लाइट ईयर्स ऑफ डिस्टेंस एग्जिस्ट बिटवीन देम in the universe, not only the solar system, in the universe. Then how come there were least possibilities of any such star to come that close to the sun to pull out the mass of it। तो ये जो उन्होंने बताया कि अगर ब्रह्मांड में दृष्टि के विषय में हमें ज्ञात होता है कि हर एक जो आकाशीय पिंड हैं परस्पर, उनमें लाखों लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी है, तो फिर ये संभव नहीं हो सकता। B11 महोदय का कहना है कि कोई तारा इतना नज़दीक आए सूर्य के कि उसके किसी तत्व को वो अपनी तरफ खींच करके और किसी एक आकाशीय पिंड की या अनेक आकाशीय पिंडों की रचना कर सके। तो B11 महोदय के जो अनुसंधान हैं उनके माध्यम से यह बिल्कुल स्वीकार करने योग्य बात नहीं है कि कोई तारा सूर्य के पदार्थ को खींच सकता है, उस अपने गुरुत्व का प्रभाव सूर्य पर डाल सकता है। If origin from filament, the distance between the sun and the planets would have been lesser. So the hypothesis as suggested by Paraski is not justified. Paraski महोदय का कहना है कि ये जो फिलामेंट से अगर ये सूर्य और सूर्य के जो विभिन्न ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति हुई है, तो ये वास्तविक जो वर्तमान में दूरी है और इस परिकल्पना के हिसाब से यदि दूरी उनके मध्य की उसका आकलन किया जाए, तो पेरिस की महोदय कहते हैं कि इस आकलन के हिसाब से यह परिकल्पना का बहुत ही बड़ा नकारात्मक पहलू है। सोर्स एंड डेंसिटी ऑफ इंट्रूडिंग स्टार लेफ्ट अनएक्सप्लेन्ड। फिर जेफरे महोदय और जीन महोदय ने जो बताया कि सूर्य के नज़दीक तारा आ रहा था, तो उन्होंने ये तो कारण इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डाला कि उसका जो घनत्व और क्या स्रोत क्या था जिसने उस तारे को सूर्य की ओर धकेलने का प्रयास किया। इस बात पर उन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला है। अकॉर्डिंग टू मैनी एस्ट्रोफिजिसिस्ट, द एंगुलर मोमेंटम imparted by the star does not match the angular momentum of the planets। और कई सारे जो खगोल भौतिक शास्त्री हैं उनके हिसाब से जो कोणीय संवेग का अगर जो अध्ययन किया गया उनके द्वारा, तो वो ये बताते हैं कि ये कोणीय संवेग उस तारे की सूर्य की तरफ जो गति थी, जो कोणीय संवेग था वो, और जो वर्तमान में जो कोणीय संवेग सूर्य और जो विभिन्न ग्रहों और सूर्य के मध्य पाया जाता है, उसमें कहीं भी कोई तालमेल नजर नहीं आता है। मार्स, half the size of the earth, would have been bigger when lying between earth and Jupiter। अब सौर मंडल का हम ये देखते हैं जो क्रम है, उसमें जो मंगल ग्रह है वो पृथ्वी और बृहस्पति के मध्य में है, और मंगल ग्रह की आकृति देखें तो वो पृथ्वी की दृष्टि से आधा पड़ता है साइज़ में। जब इन्होंने जेम्स जीन्स महोदय ने जब ये फिलामेंट में उन फिलामेंट रूपी आकृति में विभिन्न ग्रहों के विषय में समझाया कि उसके केंद्र में मोटा था, तो मतलब केंद्र में जितने आने वाले जो ग्रह हैं वो आकृति में बड़े होने चाहिए। तो इस क्रम में जो वर्तमान ग्रहों के क्रम में देखें तो पृथ्वी छोटी है, फिर उसके बाद में मंगल उसका आधा साइज़ हो गया, फिर उसके बाद में जुपिटर आया, तो ऐसा कैसे? कायदे से मंगल का आकार बड़ा होना चाहिए था। ये एक आलोचना का बिंदु है। मटीरियल ऑफ सन एंड प्लैनेट्स नॉट सेम। और बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि जो गैसीय पदार्थ मतलब बहुत हल्के पदार्थ का बना हुआ है, हल्के घनत्व वाले तत्वों का बना हुआ सूर्य है, जबकि जो ग्रह हैं उनके तत्व भारी हैं, जिसमें कि सूर्य के विषय में यह ज्ञात है कि हाइड्रोजन हीलियम तत्व हैं उसमें, जो कि बहुत ही जिनका घनत्व कम है, जबकि देखा जाए तो सारे ग्रहों का जो तत्व जिनसे वो निर्मित हैं उनका घनत्व अधिक है। तो ये भी चीज़ उसमें समानता देखने को नहीं मिलती है, जो कि एक आलोचना का बिंदु बन जाता है। प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ सन्स इजेक्टेड मटेरियल
इज़ नॉट लेजिटिमेटली एक्सप्लेन्ड। और ये जो सूर्य से, क्योंकि सूर्य तो बहुत ही ज़्यादा अधिक तापमान वाला है, तो इससे निकलने वाला पदार्थ ऐसे कैसे ठंडा हो गया कि वो ठोस अवस्था में ग्रहों की उत्पत्ति कर पाया। ये एक आलोचना का बिंदु है कि जो प्रोसेस ऑफ कूलिंग है, ठंडे होने की जो स्थिति है, वो तर्कसंगत नहीं महसूस होती है कई विद्वानों को, जो इस बिंदु को लेकर के आलोचना की गई है। फॉर्मेशन ऑफ सैटेलाइट्स नॉट जस्टिफाइड। जैसा कि जेम्स जीन्स और जेफरी महोदय ने बताया था कि ये विकिरण होना शुरू हो गया, सूर्य से निकला हुआ जो पदार्थ था बहुत गर्म था, उसमें से ऊष्मा का निष्कासन होने लगा। देयर वॉज कंटिन्यूस रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम द इजेक्टेड मटीरियल दैट वॉज इजेक्टेड फ्रॉम द सन अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द अप्रोचिंग स्टार। तो ये जो है, तो ऐसा कैसे हुआ कि पहले तो वो ठंडे होने से प्लैनेट्स बन गए और उसके बाद में वापस से उसमें ऊष्मा आई और फिर उनके ठंडे होने से फिर टुकड़े हुए और सैटेलाइट्स बने। तो as they have suggested that this hot material that was ejected out of the sun, when it started condensing, it gave rise to the planets. Then what was the force responsible for the formation of satellites from the planets? This is नॉट जस्टिफाइड। तो ये एक बहुत बड़ा नकारात्मक पक्ष इनके द्वारा प्रस्तावित संकल्पना में देखने को मिलता है।